चैनल रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। भारत के प्राइम टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात होगी दुमका के उस मामले की जिसने कहीं ना कहीं सभी का गुस्सा बढ़ा दिया है। एक बेटी को जिसको एक हैवान ने जलाकर मार डाला। सवाल झारखंड की सोरेन सरकार पर उठ रहा है कि आखिर क्यों उस बेटी को सही इलाज तक नहीं दिया गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और आज बात होगी सोनाली फोगाट केस की, जिसमें उसके पीए ने पुलिस के सामने ये कबूल किया है कि उसने पानी में मिलाकर सोनाली को ड्रग्स दी। साथ ही देखेंगे कि कैसे दिल्ली में अब आम आदमी पार्टी ने एलजी के खिलाफ में इस वक्त मोर्चा खोल दिया है। पहली खबर के लिए चलते हैं सलोनी के पास। झारखंड के दुमका की पहले हम बात करेंगे, जहां पर एक बेटी को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। 5 दिन तक वो बेटी जूझती रही और उसके बाद आखिरकार अपना दर्द बयां करके उसकी मौत हो गई। वहीं आरोपी शाहरुख को जब गिरफ्तार किया गया तो वो कस्टडी में मुस्कुराता नजर आया। किसकी शह पर आरोपी इस तरह से मुस्कुरा रहा था? फिर हमको धमकी दिया परसों रात को फोन करके 8 बजे कि तुमको मारेंगे हम घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए। पापा को बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। और सुबह 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। मौत से पहले का ये बयान दुमका की उस बेटी का है जिसे एक सिरफिरे ने ऐसी दर्दनाक मौत दी कि जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। झारखंड की बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। 5 दिन तक जिंदगी की जंग लड़ रही लड़की आखिर हार गई। दुमका की बेटी ने तोड़ा दम। मौत से पहले बताई सिरफिरे की करतूत। मौत से चंद घंटे पहले दुमका की बेटी ने पूरी घटना बयां की। मौत से पहले पीड़ित लड़की ने सिरफिरे आरोपी शाहरुख का नाम लिया। 1 हफ्ते पहले यानी 22 अगस्त को शाहरुख ने लड़की को फोन करके धमकी दी और कहा कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं। उसने ये बात घर वालों को बताई, लेकिन 23 अगस्त की सुबह शाहरुख उसके कमरे में घुस गया और पेट्रोल छिड़ककर सिरफिरे ने उसे बेरहम तरीके से जिंदा जला डाला। पापा को बोले तो पापा उसके बड़े वाले भाई से बात किए तो पापा क्या उसके बड़े वाले भाई बोला कि तू अपने बदमाश से सच्चा हम तो मारती ही है, ऐसा बोला। फिर हमको धमकी दिया परसों रात को फोन करके 8 बजे कि तुमको मारेंगे हम घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए। पापा को बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। और सुबह 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया शाहरुख। और उसके साथ एक लड़का जो है? हाँ, छोटू। और आपको शरीर में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आया? सब जगह आया, टोटल जगह। मुंह थोड़ा सा छोड़ा है, बाकी पूरा शरीर में प्रॉब्लम। मैं आपको बताऊं, विपक्ष के निशाने पर हेमंत सोरेन सरकार है, तमाम मंत्री हैं। वो यहां तक कह रहे हैं कि आखिर ये सरकार पहले क्यों नहीं जागी, देर क्यों कर दी। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि शायद इस सरकार को बहू बेटियों के इज्जत से, उनके किसी भी गंभीरता से कोई मतलब नहीं है। हो सकता है आने वाले वक्त में इसे लेकर बड़े आंदोलन भी किए जाएं, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता एक एक कर दुमका पहुंच रहे हैं, पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच रहे हैं। सियासी संकट के बीच हेमंत सोरेन सरकार के तमाम लोग इस वक्त राजधानी रांची में मौजूद हैं। अब इस बेशर्म हंसी को देखिए, ना कोई अफसोस ना अपने किए का पछतावा। ये वही सिरफिरा शाहरुख है जिसने दुमका की रहने वाली लड़की को जिंदा जलाकर मार दिया। शैतान शाहरुख का यह वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस कस्टडी के अंदर वो मुस्कुरा रहा है, मानो उसे अपनी इस करतूत पर कोई पछतावा ही नहीं है। चेहरे पर शिकन तक नहीं है, बॉडी लैंग्वेज से भी ऐसा नहीं लग रहा इसे किसी तरह का कोई अफसोस है। लड़की की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने सिरफिरे शाहरुख से बात करने से इनकार कर दिया था। उसकी बात मानने से मुकर गई थी और इसी बात की उसे इतनी भयानक सजा दी गई। फिलहाल दरिंदा शाहरुख पुलिस की गिरफ्त में है और उससे इस जघन्य हत्याकांड को लेकर पूछताछ की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो वहीं झारखंड की बेटी के लिए इंसाफ को लेकर लोग आक्रोशित हैं, लोगों में गुस्सा लगातार बना हुआ है। इसी के साथ आज झारखंड की इस बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। हजारों लोगों की भीड़ अंतिम संस्कार में जुटती है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने धारा 144 भी लागू की थी और इसके साथ ही आपको बताएं, मुख्यमंत्री की ओर से 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया। मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने के निर्देश दिए गए, लेकिन दूसरी तरफ इस मामले को लेकर लगातार सियासत चरम पर है। देखिए रिपोर्ट में। बेटी की मौत पर लोगों में आक्रोश। सोरेन सरकार के खिलाफ गुस्सा। झारखंड की बेटी को इंसाफ कब? झारखंड के दुमका में सनसनीखेज वारदात से हर कोई सन्न है। जिस तरह निर्मम तरीके से एक लड़की को जलाकर मार डाला गया, उसके बाद लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। बेटी के लिए इंसाफ की आवाज बुलंद कर दी गई है। अभी हम दुमका के जरवाडी के उसी घर में मौजूद है जहां पर अंकिता रहा करती थी। ये अंकिता इसी रूम में उस समय जिस दिन ये घटना हुई, उस दिन अंकिता इसी बिस्तर पे सोई हुई थी और यहीं पे ये वही खिड़की है जिसका सहारा लेकर के शाहरुख उसके ऊपर पेट्रोल छिड़कता है और उसके बाद आग लगा देता है। दुमका की बेटी का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। उसके दादा ने उसे मुखाग्नि दी। कड़ी सुरक्षा में उसकी अंतिम यात्रा निकाली गई। बेटी के आखिरी सफर में हजारों लोग शामिल हुए। लड़की के परिजनों ने आरोपी के लिए सख्त सजा की मांग की है। हम चाहते हैं मेरी बहन जिस तरफ के मारी है उसको भी वैसा ही मिली सजा, फांसी से भी ज्यादा बड़ा सजा मिले। सर आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि उसको फांसी से ही बड़ा सजा। हम चाहते हैं सर उसको फांसी की सजा होना चाहिए। 5 दिन तक तड़प तड़प कर दुमका की बेटी ने दम तोड़ दिया। अब लोग भी ऐसी ही खौफनाक सजा आरोपी शाहरुख के लिए मांग रहे हैं। घटना के विरोध में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने दुमका बाजार बंद रखा और विरोध प्रदर्शन किया। बेटी को इंसाफ की मांग के लिए पूरे शहर में सन्नाटा पसरा रहा। लड़की की हत्या के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए जिले में धारा 144 लागू है। दुमका की बेटी के लिए इंसाफ की आवाज बुलंद हो रही है। सवालों के घेरे में हेमंत सोरेन सरकार है, लिहाजा अब सीएम सोरेन ने इस मामले में चुप्पी तोड़ी है और आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की बात कही जा रही है। ये जो घटना हुई है, ये घटना निश्चित रूप से काफी हृदय विदारक है और इसमें कानून अपना काम कर रहा है। सीएम सोरेन ने मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है और मामले का फास्ट ट्रैक कोर्ट से निपटारे का निर्देश दिया है। वहीं पुलिस ने दुमका हत्याकांड में एक और आरोपी को धर दबोचा है। नईम अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नईम ने ही आरोपी शाहरुख को पेट्रोल लाकर दिया था। बीजेपी ने बेटी की मौत पर सोरेन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरकार से इंसाफ की मांग की जा रही है। बीजेपी ने डीएसपी नूर मुस्तफा की भूमिका पर सवाल उठाए हैं कि यहाँ सरकार नाम का चीज नहीं है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। आपने देखा वो अभियुक्त जो गिरफ्तार हुआ किस तरह हंसते हुए जा रहा, वहाँ कोई डीएसपी है नूर मुस्तफा, तो ये अपराधी गिरोह का संरक्षण उसको मिला हुआ था। दुमका हत्याकांड मामले का राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया। महिला आयोग के अध्यक्ष ने झारखंड के डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है। साथ ही दुमका के एसपी को भी चिट्ठी लिखकर इस मामले में की गई कार्रवाई का 7 दिनों के भीतर ब्यौरा देने को कहा है।
मैं रिलीजन की बात नहीं करूंगी, लेकिन आप महिलाओं को ज़बरदस्ती शादी के लिए नहीं मनवा सकते, चाहे वो किसी भी रिलीजन में हो। डीजीपी से हमने लिखा है कि 7 दिन में हमें रिपोर्ट भेजें। पेट्रोल डालकर आग लगाने वाला शाहरुख अब जेल में है। लोग उसे जल्द से जल्द सजा दिलाने की मांग को लेकर सड़कों पर हैं। मामले में सियासत भी जोरों पर है। वहीं शहर में तनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन सतर्क है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत मामले में कई सच सामने आ रहे हैं। गोवा पुलिस की रिपोर्ट की अगर माने तो उसमें तमाम चीजों का जिक्र है कि किस तरह से ड्रग्स मंगाई गई, कितनी बार पिलाई गई, कहां से मंगाई गई और कौन लेकर आया था। वहीं सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान ने यह माना है कि दरअसल सोनाली फोगाट के लिए ड्रग्स मंगाई गई थी और उन्हें दी भी गई थी। उनका साथ इसमें सुखविंदर ने दिया था, जो कि गिरफ्त में है और लगातार पूछताछ के जरिए अब पुलिस तह तक जाने की कोशिश कर रही है। रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। सोनाली फोगाट को दी गई ड्रग्स। पुलिस की कंप्लेंट फाइल में खुले राज। सुधीर और सुखविंदर ने मंगाए थे ड्रग्स। टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत कैसे हुई? इन सारी बातों से धीरे धीरे ही सही सोनाली की मौत से राज खुलते दिख रहे हैं। गोवा पुलिस ने 9 पन्नों की कंप्लेंट फाइल की है, जिसमें सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और उसके दोस्त सुखविंदर के बयानों का जिक्र है। कंप्लेंट फाइल के मुताबिक आरोपी सुधीर सांगवान ने अपना जुर्म कबूला है। उसने बताया कि 12,000 की ड्रग्स खरीदी थी, जिसमें सुधीर ने 5 और सुखविंदर ने 7,000 रुपए में ड्रग्स खरीदी थी। इन लोगों ने MDMA ड्रग्स मंगाई थी। गोवा पुलिस की कंप्लेंट कॉपी के मुताबिक सोनाली फोगाट सुधीर पाल सांगवान और सुखविंदर वासी के साथ 22 अगस्त को फ्लाइट से गोवा पहुंची थी। यहां वो नॉर्थ गोवा के द ग्रैंड लियोनी रिजोर्ट में रुकी थी। यहां शाम को उन्हें एक बार ड्रग्स दी गई थी। इसके बाद तीनों रिजोर्ट से करीब रात 10 बजे कर्लीज क्लब पहुंचे। पुलिस के मुताबिक सुधीर सांगवान ने माना है कि उसने बची हुई थोड़ी ड्रग्स पानी की एक बोतल में डाल ली थी और एक पैकेट जेब में रखा था। कर्लीज में उसने पानी में ड्रग्स मिलाकर जबरदस्ती सोनाली को पिलाई, जिसके बाद सोनाली की तबीयत खराब होने लगी। वो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है, जिसमें सुधीर सोनाली को ड्रग्स पिलाते दिख रहा है। सुधीर ने यह बताया कि लेडीज टॉयलेट में ही उसने वो बोतल रखी थी जिसमें बचा हुआ ड्रग्स था। सोनाली की हालत और बिगड़ने पर वो उसे होटल में ले आए, फिर अस्पताल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस की कंप्लेंट फाइल से यह साफ हो रहा है सुधीर ने सोनाली को ड्रग्स पिलाई, उसे जबरदस्ती ड्रग्स दी गई। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह सामने आया था कि सोनाली के शरीर पर चोट के निशान थे। सोनाली के घर वाले सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। गोवा के सीएम भी कह रहे हैं कि जांच सही दिशा में जा रही है। अगर जरूरत पड़ी तो सीबीआई जांच से इनकार नहीं है। अभी तक 5 लोगों को इस केस में अरेस्ट किया है। कोई इस केस में नहीं छूटेगा। सोनाली फोगाट के केस में एक भी विक्टिम नहीं छूटेगा। बिहाइंड द बार्स ऑलरेडी उनको कर दिए हैं। फिर भी उनकी रिक्वेस्ट रही तो केस सीबीआई के लिए देना चाहिए, तो हम जरूर इसके ऊपर सोचेंगे। सोनाली केस में उसके पीए समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस इस जांच में लगी है कि क्या सिर्फ ड्रग्स ओवरडोज ही मौत की वजह है या मामला कुछ और भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की, जहां पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें, एक गांव में सामूहिक नमाज का ये वीडियो है जो इस समय वायरल हो रहा है। हालांकि ये मामला पुलिस तक पहुंचता है, 26 लोगों के खिलाफ में FIR भी इस पूरे मामले में दर्ज की गई है। लेकिन एक पक्ष का ये कहना है कि गांव में लगातार इसी तरीके से सामूहिक नमाज हो रही है, लेकिन दूसरे पक्ष का ये कहना है कि ये वीडियो 3 जून का है, 24 अगस्त को यहां पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। देखिए रिपोर्ट में। मुरादाबाद में नमाज पर बवाल, सामूहिक नमाज का वीडियो वायरल। सामूहिक नमाज का ये वीडियो मुरादाबाद के दूल्हेपुर गांव का है। वीडियो में एक घर में कुछ लोग नमाज पढ़ते दिख रहे हैं। हिंदू पक्ष का आरोप है कि गांव में कोई मस्जिद या मदरसा नहीं है, लेकिन यहां के मुस्लिम लोग इकट्ठा होकर नई परंपरा के तहत में घरों में सामूहिक नमाज पढ़ रहे हैं, जो कि सही नहीं है। समस्या ये थी, जो गांव में जो है एक सामूहिक नमाज के ऊपर विवाद छिड़ा हुआ है, जिसमें हमने एक शिकायत करी है प्रशासन से। उसमें जो सामूहिक नमाज पढ़ते हैं मोहम्मद लोग, उसके ऊपर एक वो चल रही है। हिंदू पक्ष का आरोप है कि मना करने पर भी ये लोग नहीं मानते, तो पुलिस में शिकायत की। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वीडियो 3 जून का है, वीडियो एकदम सही है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि उसके बाद से ऐसा कुछ नहीं हुआ। 24 तारीख को नमाज की बात गलत है, गांव में आपसी मनमुटाव जैसा कुछ नहीं है। अगर गांव के अंदर विवाद है तो हम विवाद नहीं चाहते, सामूहिक नमाज नहीं पढ़ेंगे जब तक कोई हमें सहमति नहीं मिलेगी। उस दिन से लेकर आज तक हमने कोई सामूहिक नमाज नहीं पढ़ी है 3 जून से। अब सामूहिक नमाज नहीं पढ़ी जा रही, जो जिसे पढ़नी है वो अपने घर में पढ़ रहा है। किसी में कोई नहीं बोलचाल भी है, सब कुछ बैठ भी है लोग आपस में। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है, कानून के तहत में कार्रवाई होगी। पुलिस ने 26 लोगों पर केस दर्ज किया है, जिसमें 16 नामजद और 10 अज्ञात हैं। इन पे शिकायत मिलने पर इनके खिलाफ, दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। दोनों गांव से फरार हैं और अभियोजना प्रचलित है। मामले ने तूल पकड़ा तो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई। ये आरोप लग रहे हैं कि मामले को जबरदस्ती तूल दिया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है। AIM अध्यक्ष ओवैसी ने सवाल पूछा कि क्या घर में नमाज पढ़ने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ेगी? अगर मैं घर में नमाज नहीं पढ़ूंगा तो कहाँ पढ़ूंगा? रोड पे पढ़े तो आप बोलते रोड पे नहीं पढ़ सकते, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई नमाज आप कहीं भी पढ़ सकते। मस्जिद आपके लिए एसेंशियल फीचर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अब हम घर में पढ़ रहे हैं तो उस पर एतराज क्या? यानी आप तो चारों तरफ से आप हमको दबा देना चाह रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इसका एक एमिकेबल सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि इस गांव में ना कोई मस्जिद है ना कोई मंदिर है। हमारी तो यही कोशिश रहेगी कि गांव के अंदर सहमति से एक मस्जिद भी बने और एक मंदिर भी बने। अपने अपने तरीके से लोग अपनी इबादत करें, अपनी पूजा करें और माहौल को सही रखें इस पूरे इलाके में। मामला पुलिस के सामने रखा जा चुका है। दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। हालांकि गांव में किसी तरह के तनाव की कोई बात नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब दिल्ली की जांच शराब घोटाले को लेकर। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में आर पार की स्थिति बनी हुई है। वहीं आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल पर बड़े आरोप लगा दिए। 1400 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया, उसको लेकर विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। वहीं बीजेपी ये कह रही है कि शराब और शिक्षा घोटाले पर आम आदमी पार्टी खुलकर कुछ बोलती क्यों नहीं। रिपोर्ट देखिए। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, एलजी साहब इस्तीफा दो। शराब नीति में गड़बड़ झाले के आरोपों से शुरू हुआ दिल्ली का सियासी दंगल थमने का नाम नहीं ले रहा। उपराज्यपाल की सिफारिश और मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की रेड। मुद्दा ऐसा गरमाया कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में तलवारें खिंच गई। अब एक बार फिर से शराब पर छिड़े संग्राम में नया मोड़ आ गया है। दिल्ली में एलजी और आप के बीच में नई जंग छिड़ गई है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना पर नोटबंदी के दौरान 1400 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा दिया। एलजी के खिलाफ इस घोटाले के लिए सीबीआई जांच और एफआईआर की मांग की गई है। हमारा मानना है कि इसकी जांच जो है
सीबीआई और ईडी को करनी चाहिए। ये तो सीधा पैसों से जुड़ा हुआ मामला है, सीधा ब्लैक मनी से जुड़ा हुआ मामला है। अगर उसको किसी संस्थान के द्वारा पुराने नोटों को नए में बदला गया है तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। वहीं दिल्ली में शराब नीति के बाद में अब शिक्षा को लेकर संग्राम छिड़ चुका है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार ने शिक्षा को लेकर बड़ा घोटाला किया, टॉयलेट को क्लासरूम बताया, टेंडर में करोड़ों का घपला किया। सबसे दुखद मैं समझता हूं, इतनी पीड़ा है इस बात को जानकर, ये जो क्लासरूम गिन रहे हैं इसमें टॉयलेट जो बनाए बच्चों के उसको क्लासरूम में गिन लिया है। अगर लाना ही है तो शराब और स्कूलों के कमरों बनाने में जो लूट हुई है उसको लाइए, नहीं लाएंगे आपको जनता का समय और पैसा बर्बाद करना है ना। शराब घोटाले मामले पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम केजरीवाल पर हमला बोला। कहा केजरीवाल इधर उधर की बात ना करें, सवाल का जवाब दें। कि अभी तक केजरीवाल साहब ने शराब नीति पर तो जवाब दिया ही नहीं। तू इधर उधर की बात न कर, तू ये बता कि कारवा लुटा तो लुटा क्यों, ये बताओ ना आप। व्हाई आर यू डाइवर्टिंग फ्रॉम इट। शराब के बाद शिक्षा में घोटाले का आरोप और संग्राम छिड़ा है, सदन से लेकर सड़क तक। बीजेपी ने सड़कों पर उतरकर दिल्ली सरकार के खिलाफ में आवाज बुलंद की। तस्वीरें दिल्ली में आईटीओ चौक पर बीजेपी के प्रदर्शन की हैं, जहां कई बीजेपी नेता और कार्यकर्ता जुटे। बीजेपी बोली आप सीरीज ऑफ करप्शन चला रही है। मेरी मांग है, इस भ्रष्टाचार के घोटाले को उजागर हुआ है। दिल्ली के शराब मंत्री हैं, जो शिक्षा मंत्री भी हैं, वो तुरंत इस्तीफा दें, बर्खास्त करें। और मांग है कि सीबीसी की रिपोर्ट को 2.5 साल तक पटल पे क्यों नहीं रखा, इसका जवाब दें। इधर बीजेपी केजरीवाल सरकार पर नए नए घोटालों का आरोप लगा रही है, तो आपने उपराज्यपाल को घेर लिया। एलजी सक्सेना के खिलाफ में दिल्ली विधानसभा में आप विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया। अगर ये 1400 करोड़ का घोटाला हुआ है और विनय कुमार सक्सेना जी के दबाव में हुआ है, तो विनय कुमार सक्सेना जी पे इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही है? तो हम ये मांग करते हैं कि विनय कुमार सक्सेना जी पर इस घोटाले के लिए सीबीआई की जांच होनी चाहिए। दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने विश्वास मत का प्रस्ताव पेश किया और विधायकों की एकजुटता का सबूत देते हुए केंद्र सरकार और बीजेपी की महंगाई को लेकर घेरा। आज पूरे देश में लोग महंगाई की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हैं। इस वजह से चीजें महंगी हो रही है। इतना इन्होंने टैक्स लगा दिया, अगर आज ये लोग टैक्स कम कर दें ये सारा, तो एकदम से महंगाई देश के अंदर खत्म हो जाएगी। दिल्ली में नई शराब नीति पर रार अभी शांत नहीं होती दिख रही। आप और बीजेपी में जारी कलह के बीच में एलजी पर आप के आरोपों ने इस सियासी लड़ाई को और गरमा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे काशी की। आपको बता दें, काशी में इस वक्त बरसात की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, उफनाई हुई है, यहां तक कि काशी कॉरिडोर को भी छू रही है। आसपास के इलाकों को खाली किया गया है। देखिए रिपोर्ट के जरिए। जल तांडव से वाराणसी तक तरबतर। नहीं, अभी नहीं। बाढ़ से तबाही, लोगों ने छोड़े घर। वो अंदर की तरफ है। मंदिरों और घाटों के शहर काशी में गंगा उफान पर है। गंगा नदी का जलस्तर हर घंटे बढ़ रहा है। काशीवासियों को मां गंगा अब डराने लगी हैं। वाराणसी में गंगा की उफनाई लहरें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को छूने लगी हैं। जलाशयन पथ के रास्ते धाम में गंगा की लहरें घुसने के बाद पूरा रैंप पानी में डूब गया। दूसरी तरफ गंगा ने 80 घाट को पूरी तरह से डुबो दिया है। वहीं गंगा किनारे कई मोहल्लों में लोग राहत शिविर में शरण ले रहे हैं। ढाब और गोमती के पास के इलाकों में सैकड़ों एकड़ फसलें डूब गईं।
शहर के 20 वार्ड और जिले में 104 गांव बाढ़ की समस्या का सामना कर रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 7,048 बाढ़ पीड़ितों को राहत शिविरों में और रिश्तेदारों के यहां घरों पर विस्थापित किया गया। बाढ़ के पानी से जिले में 3,702 हेक्टेयर फसल भी प्रभावित हुई। गंगा जी का अभी जल स्तर बढ़ ही रहा है, धीरे ही धीरे बढ़ रहा है, लेकिन बगल में जो पूरा नगमा क्षेत्र है उधर में पानी घुस गया है, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रहा है। खतरे के निशान के ऊपर बह रही है गंगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से राहत बचाव कार्य तेज कर दिया गया। गंगा में बाढ़ की वजह से प्रशासन ने नाव चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल से फोन करके स्थिति की जानकारी ली और प्रशासन से यथासंभव मदद के लिए कहा। वाराणसी में बाढ़ लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। किसी का काम छूट गया तो वहीं बाढ़ में फंसे लोगों के लिए राशन पानी सबसे बड़ी समस्या है। पानी भी दे दिया। फिलहाल जिला प्रशासन तेजी से राहत बचाव कार्य में जुटा है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान बाढ़ से बेहाल है, अंतर्राष्ट्रीय मदद की अपील कर रहा है। 1000 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान इस समय भारी बरसात और बाढ़ का कहर झेल रहा है। पाकिस्तान में हालात बेहद खराब हैं। सिंधु नदी और काबुल नदी उफान पर है। दोनों नदियों में जलस्तर बेहद बढ़ा हुआ है। पाकिस्तान की बाढ़ में कई इलाके प्रभावित हैं। यहाँ बारिश और बाढ़ के कारण हो रहे भूस्खलन की घटनाओं से लोगों की जानें ज्यादा जा रही हैं। पाकिस्तान में अब तक बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा 1000 के पार हो चुका है। कुदरत के कहर से पाकिस्तान पस्त है। बड़े स्तर पर बचाव अभियान चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मदद के पहुंचने की शुरुआत हो चुकी है। तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात से मदद के लिए पहली उड़ानें पाकिस्तान पहुंच गई हैं। यूएई से आने वाले दिनों में राहत सामग्री लेकर 15 विमान पाकिस्तान पहुंचेंगे। वहीं तुर्की से राहत सामग्री ले जा रहे 2 जहाजों के सोमवार तक कराची पहुंचने की उम्मीद है। पहले पीएम की ओर से और अब आर्मी चीफ ने दूसरे मुल्कों से मदद की गुहार लगाई है। दूसरी ओर पाकिस्तानी आर्मी इस वक्त सड़कों पर है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक वीडियो जारी किया जिसमें बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री बांटी जा रही है। बिल्कुल, तो पाकिस्तान में हालात लगातार खराब है और फिलहाल आज के लिए भारत का प्राइम टाइम में बस इतना ही।